हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एम एस एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं एम एस एक्सेल के कंप्लीट कोर्स के बारे में कि आपने एम एस एक्सेल में किस तरह से काम शुरू करना है। अगर आप एम एस एक्सेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते और कभी आपने एम एस एक्सेल ओपन भी नहीं किया तो बिल्कुल हम इसे बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, वो भी चंद एक लेक्चर्स में, यानी 3 से 4 लेक्चर के अंदर मैंने ये आपको एक्सेल कंप्लीट करवा देना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे एम एस एक्सेल को ओपन करने के बारे में कि एम एस एक्सेल को ओपन आपने किस तरह से करना है। तो ये एम एस एक्सेल 2016 का वर्जन है। इसको ओपन करने के कई तरीकाकार हैं। अगर आपके पास ये इंस्टॉल है तो ये नीचे टास्क बार पे भी आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से ओपन नहीं हो रहा तो आपने यहाँ पे विंडो के बटन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप टाइप करेंगे एक्सेल, और जैसे में एक्सेल टाइप करेंगे तो आप यहाँ से क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और तरीका कार भी है, आपने कीबोर्ड से विंडो और उसके बाद आर का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे रन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने सिर्फ यहाँ पे एक्सेल टाइप करना है और एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेल तब भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सेल को इजीली ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेल के यूज़र इंटरफेस के बारे में कि एक्सेल के किस हिस्से को क्या नाम दिया गया है, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी ज़रूरी है। जब तक आपको उसके पार्ट्स के बारे में नहीं पता होगा, उसके किसी भी हिस्से के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप उसमें ठीक तरह से काम नहीं कर सकेंगे। तो यूज़र इंटरफेस में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कंट्रोल बटन के बारे में। ये जो आपको यहाँ पे ये बटन नज़र आ रहे हैं जैसे मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज, इन्हें कहते हैं कंट्रोल बटन्स। और आपको ये ग्रीन कलर की जो यहाँ पे ये बार नज़र आ रही है इसे कहते हैं टाइटल बार, जहाँ पे आपकी फ़ाइल का नेम और आपके प्रोग्राम का नेम नज़र आता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। यहाँ पे आपकी वो सारी कमांड्स मौजूद होती हैं या आप इसको ऐड कर सकते हैं जो आप मोस्टली अपनी एक्सेल में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या चाहेंगे। उसके बाद इसे कहते हैं फाइल बटन, और ये आपके पास टैब्स हैं जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेलेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा रिव्यू एंड व्यू टैब। तो इन्हें टैब्स कहते हैं। जब भी आप किसी टैब पे क्लिक करते हो तो इसका पूरा एक रिबन ओपन हो जाता है। ये पूरी पट्टी जो आपको नज़र आ रही है, जैसे हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो इसकी पूरी पट्टी आपको नज़र आ रही है, इसे रिबन कहते हैं। फिर इंसर्ट टैब पे क्लिक किया तो ये इंसर्ट टैब का रिबन है हमारे पास, और ये पेलेआउट टैब का रिबन है हमारे पास। जब भी आप किसी भी रिबन को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आपको कमांड्स नज़र आती हैं, और ये कमांड ग्रुप की शक्ल में डिवाइड की होती हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फाउंड का ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर्स का ग्रुप है, स्टाइल्स का ग्रुप है, सेल्स का ग्रुप है एंड एडिटिंग का ग्रुप है। उसके बाद इसे कहते हैं फार्मूला बार, जहाँ पे आपने फार्मूला राइट करना होता है, और ये आपके पास फंक्शंस हैं यहाँ पे। और उसके बाद इसे कहते हैं सेल एड्रेस, कि यहाँ पे आपका सेल एड्रेस होता है, जिस सेल में आप जाना चाहते हैं उस सेल का नंबर आप टाइप करेंगे तो उस सेल एड्रेस में आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद इसे कहते हैं यहाँ पे वर्कशीट। ये आपके पास वर्कशीट है, और एक वर्कशीट आपकी कॉलम, रोज़ और सेल पे मुश्तमिल होती है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ए, बी, सी, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, और 1, 2, 3 ये हमारे पास यहाँ पे रोज़ हैं। जब भी आप किसी भी एक खाने में क्लिक करेंगे तो ये सेल कहलाता है। फिर इसको इसे कहते हैं स्क्रॉल बार, पेज को अप डाउन लाने के लिए होता है, और पेज को लेफ़्ट राइट करने के लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। और इसे कहते हैं स्टेटस बार, जहाँ पे ये रेडी लिखा हुआ है, और उसके बाद आपके लेआउट्स हैं और जूम है। तो ये हो जाएगा इसका यूज़र इंटरफेस, जिसको आपने याद करना है और जहन नशीन करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जब भी हम यहाँ पे एक्सेल की शीट ओपन करते हैं तो एक शीट के अंदर कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ होती हैं या कितने पेजेस होते हैं। ये जानने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले ये कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है ए और 1 के दरमियान। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आपको बता रहा है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे, कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें 10,48,576 रोज़ हैं और 16,384 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आप मुकम्मल कॉलम की तादाद और रोज़ की तादाद को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे आप पेजेस की तादाद मालूम करना चाहते हैं कि इसमें टोटल पेजेस हमारे पास कितने हैं, तो ये जानने के लिए आपने यहाँ पे पेज ब्रेक पे आप क्लिक करेंगे, ये लास्ट वाली कमांड पे,
और उसके बाद यहाँ पे आपने कोई डाटा राइट करना है। डाटा राइट करके आप राइट एरो प्रेस करते रहें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पेज नंबर 1 है हमारे पास। और उसके बाद आप कंट्रोल के साथ आपने राइट एरो प्रेस करना है ताकि आप आखिरी पेज पे चले जाएं। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपके पास टोटल 1821 पेज हो गए आपके लेफ़्ट टू राइट की तरफ। फिर कंट्रोल के साथ आपने डाउन एरो प्रेस करना है और उसके बाद आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें आपके पास यहाँ पे टोटल पेज की तादाद यहाँ पे आपके पास शो हो रही है। इसमें 4,60,06,020 पेजेस आपके पास एक शीट के अंदर होते हैं और इस तरह की ना जाने कितनी शीट्स आप यहाँ पे खुद क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद पेज को नॉर्मल हालत में लाने के लिए आपने यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉलम की तादाद और पेजेस की तादाद और रोज़ की तादाद आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस के बाद हम बात करेंगे इसमें फ़ाइल बटन के बारे में कि जैसे हम फाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें फ़ाइल से रेलेवेंट आपको तमाम कमांड्स यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमने वर्कशीट किस तरह से बनानी है, यानी हम एक न्यू फाइल किस तरह से बनाते हैं, उस फाइल को आपने ओपन कैसे करना है, उसको क्लोज़ कैसे करते हैं, उसको सेव एज़ कैसे करना है, आपने पासवर्ड कैसे लगाना है, प्रिंट कैसे करते हैं, उसके बाद इसे PDF में कन्वर्ट कैसे करना है और उसके अलावा आप इसको एग्ज़िट कैसे करेंगे। तो ये तमाम कमांड्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे। इस फाइल को यहाँ से हम क्लोज़ कर लेते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आपने फाइल पे आना है और उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है और ब्लैंक वर्कबुक, वर्ड की फ़ाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं और एक्सेल की फ़ाइल को वर्कबुक कहते हैं। तो आपने यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है तो आपको एक न्यू वर्कबुक यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम टैब का इस्तेमाल किया, क्लास टैब का यूज़ करें, रोल नंबर टैब का यूज़ किया, सब्जेक्ट टैब, मार्क्स टैब, टोटल टैब एंड ऑब्टेन टैब एंड उसके बाद रिजल्ट टैब का यूज़ कर लिया। इस तरह से कोई भी डाटा आप यहाँ पे टाइप कर लें। डाटा टाइप करने के बाद आपने इस फाइल को अब सेव करना है। तो सेव करने के लिए फ़ाइल पे आएंगे और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और ब्राउज़ पे क्लिक करके आप अपने उस पाथ में चले जाएँ, उस ड्राइव में चले जाएँ या उस फोल्डर में चले जाएँ जहाँ पे आप डाटा को सेव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे D ड्राइव में या C ड्राइव में डाटा को सेव कर रहा हूँ। तो C ड्राइव में डाटा को कभी भी वैसे सेव नहीं करते क्योंकि C ड्राइव के अंदर आपकी विंडो होती है और विंडो जब भी करप्ट होती है तो C ड्राइव में पड़ा हुआ डाटा आपका ज़ाया हो जाता है। तो फाइल को हम सेव करते हैं इसमें किसी और लॉजिकल ड्राइव में, जैसे D ड्राइव मेरे पास है। आपने न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक्सेल 2016 का मैं फ़ोल्डर बना रहा हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया माई न्यू फाइल कह लेते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। जैसे फाइल आपकी सेव होगी तो ये देखिए ऊपर टाइटल बार पे फाइल का नेम आ चुका है कि यहाँ पे फाइल इस नाम से सेव है या इस नाम से ओपन है। अब उसके बाद इसको अगर आप क्लोज़ करना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्लोज़ पे क्लिक करना है, फाइल क्लोज़ हो जाएगी। फाइल को ओपन करने के लिए फाइल पे आना है, ओपन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपने यहाँ पे ब्राउज़ पे आना है और ये देखें कि आपका ऑटोमेटिकली वही पाथ यहाँ पे ओपन होगा जहाँ पे लास्ट टाइम आपकी फ़ाइल ओपन हुई थी या सेव हुई थी। तो ये देखें फ़ाइल हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, इसको सेलेक्ट करें और इसे ओपन करें, फ़ाइल ओपन हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आपको पाथ नज़र अगर नहीं आ रहा तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन पे आप आएंगे, आपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने D ड्राइव में चले जाना है और उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फोल्डर में जाना है, फ़ाइल को सिलेक्ट करना है और इसको ओपन कर लेना है। फ़ाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। इस तरह से भी फ़ाइल को आप ओपन कर सकते हैं। इसका एक और तरीकाकार भी है कि अगर आप यहाँ पे फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आपने ओपन पे क्लिक किया, अब आपको ब्राउज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। रीसेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे टुडे यानी आज की डेट में जो फाइल्स यहाँ पे सेव हुई हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद होगा। यहाँ पे तकरीबन आपकी 25 से 30 फाइलों का रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद होता है और उसमें जितनी फाइल्स आपने ओपन की होती है वो सारी यहाँ पे मौजूद होती हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। और सबसे आखिर में जो फाइल आपकी ओपन होती है वो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे आता है। तो इस तरह से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट वन बात करेंगे सेव एज़ के बारे में कि सेव एज़ क्या होता है। अगर आपके पास एक फ़ाइल ऑलरेडी पहले से सेव है, चाहे वो आपने यहाँ पे रिजल्ट कार्ड बनाया हुआ है, चाहे आपने यहाँ पे अटेंडेंस शीट क्रिएट की हुई, आपने सैलरी शीट क्रिएट की हुई, आपने बजट शीट बनाई हुई है, कोई भी डाटा आपने एक्सेल में कंपोज किया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करना, उसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो डाटा इसमें है वो इस फाइल में भी रहे और किसी और फाइल में भी सेव हो जाए, तो उसके लिए हम फाइल पे आएंगे एंड सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। तो सेव एज़ पे जैसे हम क्लिक करते हैं आपके सामने
सेव एज़ का वही बॉक्स ओपन होता है जो सेव का था। अब आप ब्राउज़ पे क्लिक करें, अब आप देखें आपके पास फाइल माई न्यू फाइल के नेम से सेव है और दूसरी फाइल हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं रिजल्ट कार्ड के नाम से। और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो अब ये फाइल आपकी रिजल्ट कार्ड के नाम से भी सेव रहेगी और माई न्यू फाइल के नाम से भी सेव रहेगी। इस तरह से आप फाइल्स की आप कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब आप जो भी चेंजिंग करेंगे वो आपकी यहाँ पे रिजल्ट कार्ड में चेंजिंग होगी, मगर आपकी माई न्यू फाइल में चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि वो फाइल अलग है और ये फाइल अलग हमारे पास पड़ी हुई है। फिर हम फाइल पे आते हैं, इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद फाइल पे आएंगे, ओपन पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके देखें दोनों में से किसी भी फाइल पे देखें हम क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अब देखेंगे जो फाइल हमने लास्ट में क्लोज़ की है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, जैसे रिजल्ट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपने देखा कि यहाँ पे आकर कोई भी आपकी फ़ाइल को इस तरह से ओपन कर सकता है। तो हम इस पर सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहते हैं कि कोई भी आकर आपकी फ़ाइल को इस तरह से ओपन ना कर सके। तो इसे पासवर्ड अप्लाई करने के लिए आपने फ़ाइल पे आना है और उसके बाद आपने सेव एज़ पे आना है। याद रखिएगा, किसी और नाम से सेव करने के लिए भी सेव एज़ पे आना है और फाइल पे पासवर्ड अप्लाई करने के लिए भी आपने सेव एज़ पे आना है। आप यहाँ पे सेव एज़ पे क्लिक करें, फिर उसके बाद आपने ब्राउज़ पे आना है और यहाँ पे देखिए फ़ाइल का नेम नहीं चेंज करेंगे, नेम फ़ाइल का हमारा वही का वही रहेगा। फ़ाइल का नाम नहीं चेंज करेंगे और इस नाम पे हम पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आपने टूल्स पे आना है। फिर उसके बाद आपने जनरल ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपने पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई दर्ज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पासवर्ड लगा दिया 1 2 3 और उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे पासवर्ड वही सेम मैंने दर्ज कर लिया एंड ओके क्लिक करते हैं। री एंटर पासवर्ड टाइप करते हैं एंड ओके क्लिक करते हैं 1 2 3 एंड ओके और उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी और इसे यस कर देना है आपने। अब उसके बाद यहाँ पे देखें कि आपका पासवर्ड अप्लाई हो चुका है, पासवर्ड को हम सेव भी कर चुके हैं। अब इस फाइल को एक बार आपने क्लोज़ करना है ताकि हम इस फाइल को दोबारा ओपन करके चेक कर सकें कि आया कि इस पर पासवर्ड अप्लाई भी हुआ है कि नहीं। आप जैसे रिजल्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखें फ़ाइल बिना पासवर्ड के ओपन नहीं हो रही। तो आपने यहाँ पासवर्ड एंटर करना है। अगर आप दुरुस्त पासवर्ड एंटर करेंगे तभी फ़ाइल ओपन होगी, जैसे 1 2 3 और उसके बाद मैंने ओके क्लिक कर दिया। फिर इसके बाद 1 2 3 और मैंने एंटर प्रेस कर लिया या ओके क्लिक किया तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। और अगर आप कोई रॉन्ग पासवर्ड टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फ़ाइल को क्लोज़ किया, फाइल पे आते हैं, ओपन पे आते हैं, फ़ाइल को सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने रॉन्ग पासवर्ड टाइप किया और उसके बाद ओके क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे द पासवर्ड यू सप्लाइड इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ देखिए आपकी फ़ाइल का पासवर्ड जो है ना ये करेक्ट नहीं है, तो आपने दुरुस्त पासवर्ड टाइप करके आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 एंटर 1 2 3 एंटर प्रेस करें, फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं या पासवर्ड को आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपने सेव एज़ पे आना है दोबारा। फिर उसके बाद आप ब्राउज़ पे जाएंगे और उसके बाद आपने टूल्स पे आना है एंड जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो पासवर्ड को यहाँ पे हम डिलीट करके नया पासवर्ड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और पासवर्ड को यहाँ से डिलीट करने के बाद नया पासवर्ड अगर नहीं लिखना चाहते, पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो ख़त्म कर दें, आप ओके क्लिक करें एंड सेव कर लें। याद रखिएगा पासवर्ड अप्लाई करने के बाद भी फाइल को सेव करना है, पासवर्ड चेंज करने के बाद भी सेव करेंगे और पासवर्ड रिमूव करने के बाद भी आपने फ़ाइल को सेव करना है ताकि की गई तब्दीलियाँ उसके साथ ही सेव हो जाए। तो आप फाइल पे आए, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने इसे क्लोज़ करना है और उसके बाद हम फाइल पे आते हैं और उसके बाद फाइल को ओपन करते हैं तो आप देखें ये फ़ाइल बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हम पासवर्ड को अप्लाई एंड रिमूव या चेंज भी कर सकते हैं। और आगे हम नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने वाले हैं कि हमने यहाँ पे इस फाइल को, इस शीट को प्रिंट कैसे करना है। तो प्रिंट करने के लिए आपने फाइल पे आना है और उसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे। तो फिलहाल हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं। आपके सामने जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके सामने इस तरह से ये दो बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे, एक प्रिंट सेटिंग का है और दूसरा प्रिंट प्रीव्यू का है। तो प्रिंट प्रीव्यू में आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो डाटा जिस तरह से प्रिंट होगा वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब तक हम बॉर्डर अप्लाई नहीं करेंगे एक्सेल में तब तक आपकी लाइंस प्रिंट नहीं होती। हम एस्केप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी ग्रिड लाइंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हैं, ये बज़ाहिर तो आपको नज़र आते हैं मगर आप जैसे इसको प्रिंट करते हैं ये प्रिंट में नज़र नहीं आते जब तक आप इस पर बॉर्डर अप्लाई नहीं करते। तो बॉर्डर के बारे में आगे हम कुछ देर के बाद आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल कंट्रोल P प्रेस करते हैं या फाइल और प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये बॉक्स ओपन होगा। तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है कि आपका पेज प्रिंट होने के बाद इस तरह से प्रिंट होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कॉपीज़ के बारे में कि इस पेज की कितनी कॉपीज़ हमें चाहिए।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की आप तादाद दर्ज करें। जैसे मुझे यहाँ पे 3 कॉपीज़ इसकी चाहिए और उसके बाद जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो इस पेज की 3 कॉपीज़ प्रिंट हो जाएंगी। और प्रिंटर में हमने यहाँ से वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है जिस प्रिंटर से आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, यानी आपके कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर भी अटैच होगा, जैसे वो HP का है, कैनन का है, सैमसंग का है, कलर है, ब्लैक एंड वाइट है, लेजरजेट है, कोई भी प्रिंटर आपके पास है, उस प्रिंटर का जो भी मॉडल होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई प्रिंटर अटैच नहीं है। अगर कोई प्रिंटर अटैच होता तो यहाँ पे उस प्रिंटर का नेम आता, आपने उस प्रिंटर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस प्रिंटर से आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, चाहे वो कलर प्रिंटर हो या फिर ब्लैक एंड वाइट हो। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे सेटिंग पे। हम प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब ये होगा कि जो एक्टिव शीट आपके पास है सिर्फ वही प्रिंट होगी। जैसे शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 या शीट नंबर 3 होती है, उसमें जो एक्टिव शीट होगी वही आपकी प्रिंट होगी। प्रिंट इंटायर वर्कबुक में ये होगा कि आपके पास जितनी भी शीट्स हैं उनमें आपका जितना भी डाटा है वो सारा आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने सेलेक्ट किए हुए हिस्से को प्रिंट करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि नेम से लेकर रिजल्ट तक डाटा प्रिंट हो रहा है, मगर हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं नेम से लेकर सब्जेक्ट तक। तो आप फाइल पे आते हैं और उसके बाद आपने प्रिंट पे क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखें नेम से लेकर सब्जेक्ट तक डाटा प्रिंट हो रहा है, बाकी डाटा आपका प्रिंट नहीं हो रहा। और उसके बाद अगर आपके पास पेजेस ज़्यादा हैं, यानी आपने 10 से 15 पेज आपने बनाए हुए और आप कहते हैं कि पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 6 तक आप डाटा प्रिंट करना चाहते हैं और बाकी पेजेस को आप प्रिंट करना नहीं चाहते, तो पेज नंबर 3 प्रिंट होगा, 4, 5 और 6 तक प्रिंट होंगे, इसके अलावा कोई और पेज आपका प्रिंट नहीं होगा। अगर आप क्वालिटेड पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपके पेजेस सारे तरतीब से प्रिंट होंगे, यानी हर पेज की 3 कॉपीज हमें चाहिए। और उसके बाद कॉपीज़ कैसे प्रिंट होंगी, पहले पेज नंबर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, इस तरह से एक सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद 3, 4, 5, 6 इसका दूसरा सेट, फिर 3, 4, 5, 6 इसका तीसरा सेट प्रिंट होगा। अगर आप क्वालिटेड पे क्लिक करते हैं तो पेजेस तरतीब से आएंगे। अगर आप अनक्वालिटेड पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होगा कि पहले पेज नंबर 3 की 3 कॉपीज़ हो जाएंगी, फिर 4 की 3 हो जाएंगी, फिर उसके बाद 5 की 3 हो जाएंगी, फिर उसके बाद 6 की 3 हो जाएंगी। तो इस तरह से करके हर पेज की अलग अलग से कॉपीज़ प्रिंट होगी। और उसके बाद अगर आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका लंबाई में प्रिंट होगा, और अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो पेज आपका चौड़ाई में प्रिंट होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ओरिएंटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पेपर साइज़ सेलेक्ट करना है कि आपने किस पेज पर आपने पेज को प्रिंट करना है, कि आया कि वो A4 साइज़ है, लेटर है, लीगल है। तो जो भी पेपर का साइज़ है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे A4 हो। तो ज़्यादातर हम A4 साइज़ यूज़ करते हैं तो मैंने यहाँ पे A4 साइज़ सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद हम मार्जिन पे आते हैं। मार्जिन क्या होता है कि आपने लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम आपने कितना स्पेस देना है। तो यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आप देखें कि आपका ये टॉप का इतना मार्जिन होगा, लेफ़्ट का इतना होगा, राइट का इतना और बॉटम से इतना मार्जिन हमारे पास मौजूद होगा। तो उसके बाद जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, जो सेटिंग आपने की है उसी सेटिंग के मुताबिक आपके पेज प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं, इसमें एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी एक्सेल की फ़ाइल को PDF में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक फ़ाइल है, यहाँ पे नेम, क्लास एंड रोल नंबर लिखा हुआ है। मैं इसको यहाँ PDF में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने फ़ाइल पे आना है। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएट PDF पे क्लिक करेंगे। PDF क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने कोई एक्सेल में कोई शीट क्रिएट की हुई है और उसके बाद आपने किसी को ईमेल करनी है तो उसे PDF में आप सेंड कर दें। अगर आप चाहते हैं कि किसी को ये फ़ाइल आप कॉपी करके देना चाहते हो और आप चाहते हैं कि वो शख्स में चेंजिंग ना कर सके तो उसे PDF में आप कन्वर्ट करके दे दें। और अगर आप चाहते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपने ये फ़ाइल किसी को सेंड की है या किसी को कॉपी करके देना चाह रहे हैं और उस शख्स के पास वहाँ पे एक्सेल मौजूद नहीं है और आप चाहते हैं कि ये फ़ाइल बिना एक्सेल के ही ओपन हो जाए, तब भी आप इसको PDF में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो PDF में कैसे कन्वर्ट करनी है? आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे एंड उसके बाद क्रिएट PDF पे क्लिक करना है और उसके बाद क्रिएट PDF XPS पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ से वो पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप इस PDF फाइल को सेव करना चाहते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, और ये रिज़ल्ट कार्ड के नाम से हो रही है हमारे पास, और यहाँ पे PDF में ये हो रही है और इसे पब्लिश करना है। ये सेव नहीं होती, ये पब्लिश होती है। और जैसे हम इसे पब्लिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ये देखें, बिना एक्सेल की ये फ़ाइल आपके पास ओपन हो चुकी है। अब ना तो इस डाटा को हम डिलीट कर सकते हो, ना ही कुछ यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये फ़ाइल देखिए आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप पर भी आ चुकी है, तो डबल क्लिक करके हम इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे इस फाइल को क्लोज़ करते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले हैं इसमें होम टैब के बारे में, कि होम टैब में कौन सी कमांड इसमें आ रही है, इसमें कौन कौन से ग्रुप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप है हमारे पास, फाउंड ग्रुप है, अलाइनमेंट है, नंबर्स हैं, स्टाइल्स हैं, सेल ग्रुप है एंड एडिटिंग ग्रुप है। तो आज हम होम टैब के बारे में भी साथ में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली जो कमांड इसमें आ रही है वो कट की आ रही है, कि आप किसी भी तहरीर को कट करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए आप कट और पेस्ट का यूज़ करते हैं। तो आपने इसके लिए तहरीर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कट करना है। जैसे हम इसे कट करेंगे तो ये देखिए वहाँ पे आपके पास एक सिलेक्शन के ऊपर एक यहाँ पे आपको एक एक्शन आपको नज़र आ रहा है। अब जब तक आप दूसरी जगह पे क्लिक करके इस तहरीर को पेस्ट नहीं करते तब तक ये तहरीर जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी। वर्ड में ऐसा नहीं होता, वर्ड में जैसे आप तहरीर को कट करते हैं वो तहरीर वहाँ से गायब हो जाती है, मगर एक्सेल में जब तक आप तहरीर को दूसरी जगह पेस्ट नहीं करते तब तक वो तहरीर वहीं की वहीं रहती है, और जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये तहरीर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, कॉपी करने से क्या होगा, ये तहरीर वहाँ भी रहेगी और किसी और जगह भी हम इसको बारी बारी पेस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए जैसे हम इसे पेस्ट कर रहे हैं तहरीर यहाँ पे पेस्ट हो रही है, और जब तक ये सिलेक्शन मौजूद है आपकी। और उसके बाद जैसे हम किसी भी सेल को एक्टिव करते हैं, वहाँ पे कुछ राइट करते हैं, तो आप देखें यहाँ पे सिलेक्शन ख़त्म हो गई और पेस्ट की कमांड भी यहाँ पे डिसेबल हो चुकी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक और कमांड में पढ़ने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल, कि अगर आप किसी भी कॉपी की हुई तहरीर को या कट की हुई तहरीर को आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं, तो आप उस तहरीर को सिलेक्ट करें, उसे कॉपी करें, फिर उसके बाद वहाँ पे क्लिक करें जहाँ पे इसको आप पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कर लेना है। और जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपकी ये तस्वीरी शक्ल में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो आगे चल के हम मज़ीद पेस्ट स्पेशल की कमांड के बारे में पढ़ेंगे, कि आपने फॉर्मेटिंग को कैसे पेस्ट करना है, आपने फॉर्मूलाज को कैसे पेस्ट करना है, आपने कंटेंट्स को कैसे पेस्ट करना है, आपने हाइपरलिंक को कैसे पेस्ट करना है, ये आगे चल के हम एडवांस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपने अभी यहाँ पे पेस्ट स्पेशल की एक कमांड ये वाली करनी है, कि आपने इसको पिक्चर में सेव करना है, पेस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी हम बात करेंगे, कि यहाँ पे कुछ भी हम राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन और उसके मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया अकेडमी। तो कॉलम का साइज़ मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे तहरीर का साइज़ भी हम कुछ एक तहरीर पे हम क्लिक करते हैं और फिर हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, और उसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे शेड दे देते हैं, कलर्स चेंज कर लेते हैं, इसका साइज़ हम बढ़ा देंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद चाहे तो पॉइंट्स में भी इसका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ आप इसमें इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल कर लिया। अब देखिए इस तरह से मैंने ये सारी फॉर्मेटिंग कर ली। फॉर्मेटिंग करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टाइल मैंने यहाँ पे फाल्कन पे अप्लाई किया है वही अकेडमी पे भी अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल की फॉर्मेटिंग हम दूसरे सेल पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपने फॉर्मेट पेंटर पे आना है और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देखें वही स्टाइल आपका जो फाल्कन का था वो अकेडमी का भी हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे कि हमने अलाइनमेंट कैसे अप्लाई करनी है सेल के ऊपर। और ये कमांड तो अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि हमने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। अगर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देखें तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें जिन सेल्स पे आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें, कंट्रोल पी प्रेस करें, और उसके बाद जैसे हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आप देखें यहाँ पे आपका ये बॉर्डर प्रिंट हो रहा है। और उसके साथ यहाँ से हम शेड दे सकते हैं कि तमाम सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसमें शेड अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर तहरीर का साइज़ कम करना चाहते हैं यहाँ से हम कम कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट हम पॉइंट में साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ से करना है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें अलाइनमेंट के बारे में कि आपने सेल के अंदर लिखी हुई तहरीर पे आपने अलाइनमेंट किस तरह से अप्लाई करनी है। तो अलाइनमेंट अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ मैं एक और शीट बना लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ डाटा राइट किया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद देखिए यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट पे। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। रैप टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं तो तहरीर देखिए आपकी 2 लाइनों में तकसीम हो चुकी है। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप इस तरह से कर लें कि जैसे आपने यहाँ पे ऑब्टेन लिखा,
और उसके बाद इसके नीचे एक और लाइन लिखने के लिए आपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करना है और उसके साथ एंटर प्रेस करें और यहाँ पे आप मार्क्स लिख दें। अब देखिए आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखा, एक ही सेल के अंदर 2 लाइनों में लिखा गया। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा, टोटल लिख लिया और रिज़ल्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब ये तहरीर मेरे पास यहाँ पे आ रही है बॉटम में, तो अगर हम इसको यहाँ पे सेंटर करते हैं तो ये लेफ़्ट राइट सेंटर हो रहा है सेल का, यानी मौजूदा करंट पोजीशन का। अगर आप बिल्कुल आप तहरीर को सेंटर में लेके जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे, मैं इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ से हमने इसको देखें सेल के सेंटर में तहरीर आ गई, सेल के टॉप पे चली गई एंड सेल के बॉटम में आ गई। तो इस तरह से आप इसे लेफ़्ट राइट सेंटर भी कर सकते हैं और सेल की अलाइनमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसे वर्टिकल भी कर सकते हैं, इसे टेक्निकल भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे, इसका एंगल किसी भी तरह से आप इस पर चेंज कर सकते हैं रोटेट टेक्स्ट करके। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे आना है और यहाँ पे आपने 0 पॉइंट पे क्लिक करें एंड ओके क्लिक करें, तो आप देखें यहाँ पे ये आपका नॉर्मल हालत में आ चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ से कॉलम का साइज़ बढ़ा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। इंडेंट के ज़रिए आप तहरीर को अपनी मर्ज़ी से स्टेप बाय स्टेप लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट लेके आ सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें रैप टेक्स्ट, कि आपने रैप टेक्स्ट की कमांड को किस तरह से यूज़ करना है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, फिर मैंने टैब का इस्तेमाल किया, नेक्स्ट कॉलम में चला गया, तो आप देखिए तहरीर आपकी एक कॉलम से दूसरे और तीसरे कॉलम में चली गई है। और मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट, टैब का इस्तेमाल किया, MS एक्सेल शीट। अब देखिए सारा डाटा यहाँ पे जो भी लिखा गया आपका लेफ़्ट टू राइट, वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें आपकी तहरीर उसी सेल में है, मगर तहरीर देखें लेफ़्ट टू राइट नहीं जा रही, टॉप टू बॉटम की तरफ आ गई, यानी उसी सेल के अंदर वो एडजस्ट हो गई। तो फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी आपका लिखा गया, ऑफिस मैनेजमेंट लिखा गया एंड MS एक्सेल शीट आपका लिखा गया। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं मर्ज के बारे में। तो यहाँ पे एक न्यू शीट हम लेते हैं और उसके बाद मैं इसका जूम यहाँ से बढ़ा देता हूँ। यहाँ मैंने डाटा टाइप किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये तहरीर यहाँ मर्ज हो जाए, ये तमाम सेल इस तहरीर के साथ मर्ज हो जाएँ। तो उसके बाद पहली कमांड जो इसमें आ रही है वो कौन सी है, मर्ज एंड सेंटर। तो जैसे हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो तहरीर आपकी मर्ज भी हो जाएगी, तो सेल आपके मर्ज भी हो जाएंगे और सेंटर में भी आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अनमर्ज पे तो क्या होगा, दोबारा से ये अनमर्ज हो जाएगा। और उसके बाद एक और कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा शीट्स पे आपने रोज़ को मर्ज करना है, जैसे शीट नंबर 4 है आपके पास, 5 है और 6 है हमारे पास, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जितने भी शीट्स हैं उनके ये पहली जो रो हमारे पास है इसकी ये सिलेक्ट की है सेल जो जितने हमारे पास हैं ये सारे के सारे मर्ज हो जाएं। तो आपने यहाँ पे इस तरह से तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से, और शीट नंबर 4, 5 या 6 पे क्लिक करेंगे जिन जिन शीट्स को आप मर्ज करना चाहते हैं। उसके बाद आपने मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करना है। तो आप देखें ये देखिए ये हमारे पास मर्ज हो चुका है। शीट नंबर 4 में देखें ये मर्ज हो चुका है हमारे पास, यहाँ पे मैं इसका जूम बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये मर्ज हो चुका है, शीट नंबर 5 भी मर्ज हो चुकी है और शीट नंबर 6 भी मर्ज हो चुकी है। अगर आप इसे अनमर्ज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अनमर्ज पे क्लिक करें, तो शीट नंबर 5, शीट नंबर 4 एंड शीट नंबर 3 अनमर्ज हो चुकी है। और उसके बाद इसमें एक और कमांड इसमें आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया MS एक्सेल, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मर्ज हो मगर सेंटर ना हो, तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने मर्ज सेल्स पे क्लिक करना है। तो ये आपका मर्ज हुआ है मगर सेंटर नहीं हुआ। तो इस तरह से आप यहाँ पे मर्ज इन सेंटर कर सकते हैं, मर्ज अक्रॉस कर सकते हैं, मर्ज सेल्स कर सकते हैं और अनमर्ज आपसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें नंबर्स के बारे में, कि आपने यहाँ पे नंबर की फॉर्मेटिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जैसे हम शीट पे आते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप किए, जैसे 500, 200, 100, 500। ये अब इसको मैं यहाँ पे किसी भी करेंसी में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉलर पे क्लिक कर लिया, और उसके बाद अगर से परसेंटेज में करना चाहते हैं परसेंटेज में आ जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पे दरमियान में हम कॉमा स्टाइल भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप डेसिमल इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, पॉइंट के बाद आप ज़ीरो बढ़ा सकते हैं और ज़ीरो को कम भी कर सकते हैं।
और उसके अलावा अगर आप डॉलर के अलावा यहाँ पे किसी भी कंट्री की आप यहाँ पे करेंसी का वो सिंबल देना चाहते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे पाकिस्तान की करेंसी का यहाँ पे सिंबल देना चाहते हैं जैसे कि PKR है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने मोर नंबर्स पे क्लिक करना है या आपने करेंसी पे क्लिक करना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर नंबर्स पे, और मोर नंबर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें करेंसी पे, और उसके बाद करेंसी में आपने सिंबल्स पे आना है, और यहाँ पे आप अपनी उस कंट्री की आपने उस कंट्री का नेम टाइप करना है, उस कंट्री की करेंसी आपने टाइप करनी है। जिस तरह पाकिस्तानी करेंसी हमारे पास है PKR, तो जैसे मैंने PKR टाइप किया तो ये देखिए नीचे नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया एंड ओके क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे PKR लिखा गया। अब जो भी वैल्यू आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो PKR में ही लिखी जाएगी, यानी पाकिस्तान रुपीज़ में ही लिखी जाएगी। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे किसी भी करेंसी में चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड जनरल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये रिमूव भी हो जाएगा। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई करनी है। मौजूदा कंडीशन को देखते हुए आपने रिज़ल्ट किस तरह से शो करवाने हैं, यानी कौन सी वैल्यू अगर कम है, ज़्यादा है या इक्वल है, उसको आपने किस तरह से किस कलर में आपने शो करवाना है। तो ये सब कुछ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे। तो शीट नंबर 7 या 7 पे हम आते हैं इसमें, और जूम इसका मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ इस तरह से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हाईलाइट रूल्स के बारे में, कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे मैंने नेम लिखा हुआ है और उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं अगर वो 33 से कम हैं तो वो फेल हैं और वो रेड कलर में शो हों, अगर वो 33 या 33 से अबव हैं तो वो पास हैं, वो ब्लैक कलर में शो हों। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स हम टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 25, 65, 35 ये इस तरह से कुछ नंबर्स हम टाइप कर लेते हैं। और अब इसके बाद तमाम यहाँ पे आपने नंबर्स को आपने सेलेक्ट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम इसमें आएंगे, हाईलाइट रूल्स पे आएंगे, और उसके बाद आपने मोर रूल्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है इसमें सेल वैल्यू यही रहने दें। ग्रेटर देन में आप सेलेक्ट करेंगे लेस देन, कि अगर कम हो जाए तो, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू इसमें टाइप करते हैं, जैसे 33 मैंने टाइप कर लिया। और उसके बाद हम इसे फॉर्मेट करना चाह रहे हैं कि फॉर्मेट आप किस कलर से करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे फाउंड के टैब पे क्लिक करना है, और उसके बाद इसे रेड कलर यहाँ पे देते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेना है साथ में, एंड ओके क्लिक करते हैं। और ओके क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो लोग जिन लोगों के मार्क्स 33 से कम थे वो रेड कलर में आ रहे हैं, इसका मतलब है ये फेल है। यहाँ पे किसी भी नंबर को अगर हम 33 से कम करते हैं तो देखिए यहाँ पे वो रेड कलर में शो हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे इसमें आते हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रेटर देन हमारे पास है, ग्रेटर देन में हमने यहाँ पे टाइप किया 70, कि 70 से ऊपर हमारे पास यहाँ पे कितने यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने 70 से ऊपर नंबर हासिल किए, वो सब हमारे पास एक ही बंदा है जिसमें 85 मार्क्स हासिल किए हैं। इस तरह से अगर यहाँ पे टाइप करते हैं कि इसमें 55 से अबव कितने लोगों ने नंबर हासिल किए हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 55 से ऊपर नंबर हासिल किए हैं। तो इसी तरह से आपने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई करनी है। लेस देन भी कर सकते हैं, बिटवीन भी कर सकते हैं, इक्वल टू भी कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे टॉप पोजीशन मालूम कर सकते हैं, टॉप परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, बॉटम की अलाइनमेंट मालूम कर सकते हैं, अबव एवरेज मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे टॉप 10 अलाइनमेंट हमारे पास है इसमें, तो टॉप 10 आइटम में हमने यहाँ पे नंबर 3 मैंने टाइप किया, तो टॉप 3 पोजीशन ये है हमारे पास 65, 85 एंड 65, और उसके बाद टॉप 5 पोजीशन हमारे पास ये वाली है। इस तरह से करके हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो इस जगह हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाटा बार हमारे पास है, तो यहाँ पे कलर के ज़रिए भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसकी कलर की रेंज ज़्यादा है उसने मार्क्स ज़्यादा हासिल किए हैं, वो टॉपर है, जिसकी कम है वो फेल है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके कलर्स को हम डिफरेंट शेड भी हम दे सकते हैं। इस तरह आइकन हमारे पास हैं, अब जिनके एरोज ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो पास हैं, जिनके नीचे की तरफ आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, वो फेल है। इस तरह यहाँ से हम सिग्नल दे सकते हैं, जिनका सिग्नल 2 या 2 से ऊपर जा रहे हैं वो पास है, जिनके सिग्नल 1 आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, वो फेल है। तो इस तरह से करके हम फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है फॉर्मेट एज टेबल, कि आपने फॉर्मेटिंग करनी है इसमें टेबल की तरह। तो आपने यहाँ पे एक और शीट यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, इसका जूम हम बढ़ा लेते हैं,
इस तरह से। और उसके बाद कोई भी डाटा हम यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा और उसको मैंने टाइप करी यहाँ पे फादर्स नेम, और उसको मैंने टाइप कर लिया कॉन्टैक्ट नंबर, उसको मैंने टाइप कर लिया सिटी, और उसको मैंने टाइप कर लिया अमाउंट। और यहाँ से हमने डबल क्लिक कर दिया ताकि फादर नेम कंप्लीट शो हो जाए हमारे पास। इस तरह तमाम सेल को आप सेलेक्ट कर लें जिनकी फॉर्मेटिंग आप ऑटोमेटिकली अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर्मेट टेबल पे आ जाएं। और उसके बाद आपने यहाँ पे कलर स्कीम को आपने चूज़ करना है, और उसके बाद माई टेबल हैज़ हेडर पे आप क्लिक करें। ये कमांड आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है ताकि आपकी ये वाली कमांड यहाँ पे ऊपर टॉप पे नज़र आए और यहीं पे फ़िल्टर आपके अप्लाई हों। और जैसे ओके क्लिक करेंगे तो यही फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद जो डाटा भी हम यहाँ पे राइट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ टाइप की, अब देखिए वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे टाइप कर लिए। वैल्यू टाइप करने के बाद अब जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू टैब हमारे पास ओपन हुआ है डिज़ाइन का। आपने डिज़ाइन पे क्लिक किया हुआ है। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कमांड हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है हेडर, कि अगर आप हेडर को यहाँ से हाइड करना चाहते हैं, देखिए हेडर यहाँ से हाइड भी हो जाएंगे और शो भी हो जाएंगे। अगर आप टोटल यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पे 14,600 रुपये हो गए। और यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें एवरेज भी इसकी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें काउंट भी, इसमें टोटल वैल्यू कितनी है उसको आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हमारे वो भी हम काउंट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी है वो भी काउंट कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारे पास, उसके बाद जमा वगैरह भी हम इसमें कर सकते हैं और बाकी फॉर्मूलाज भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं मोर फंक्शन पे क्लिक करके। और उसके साथ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फर्स्ट कॉलम में कलर आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट कॉलम में कलर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपने इस तरह का अपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जिसमें फर्स्ट कॉलम में कलर अप्लाई हो। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करें ये हाइड हो जाएगा और शो हो जाएगा। इस तरह से लास्ट कॉलम में अप्लाई हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। इस तरह से बैंडेड कॉलम में, यानी एक के बाद दूसरे कॉलम में ये अप्लाई होगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ये हमारे पास फिल्टर बटन है, फिल्टर बटन यहाँ से हाइड हो जाएंगे और शो हो जाएंगे। इस तरह से हाइड एंड शो हम इसको कर सकते हैं। कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर लें। तो इस तरह से आप इसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो तमाम सेल को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, ये आपका सारा डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें स्टाइल के बारे में, कि आपने स्टाइल किस तरह से अप्लाई करने हैं, कलर स्कीम्स आपने किस तरह से अप्लाई करनी है। आपके पास जो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपने गुड, बैड, न्यूट्रल, कैलकुलेशन के लिए, नोट्स के लिए या लिंक्स के लिए आप कौन कौन से यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, और उसके बाद मैंने यहाँ टाइप कर लिया नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, कोर्स एंड टाइमिंग। तो इस तरह से हमने ये डाटा यहाँ पे टाइप किया। डाटा टाइप करने के बाद अगर आप यहाँ पे कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमने बैड दे दिया, बैड कलर यहाँ से शो करवाएंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये गुड कलर है, ये न्यूट्रल है, ये कैलकुलेशन के लिए होगा, ये नोट्स वगैरह बनाने के लिए होगा, और ये लिंक कलर हमारे पास है। तो इस तरह से क्लिक करके आप इसमें कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो इसकी रेंज आप यहाँ से परसेंटेज में बढ़ा सकते हैं थीम सेल स्टाइल से, कि यहाँ क्लिक करके 20%, 40%, 60% या 100% भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये कलर स्कीम आपने यहाँ से अप्लाई करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें इंसर्ट में सेल इंसर्ट करने के बारे में, रो इंसर्ट करने के बारे में एंड कॉलम इंसर्ट करने के बारे में, और शीट इंसर्ट करने के बारे में, कि किस तरह से हमने यहाँ पे सेल्स, शीट, कॉलम एंड रोज़ को इंसर्ट करना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे नेम और क्लास मैंने टाइप किया। अब इस जगह मुझे एक न्यू सेल चाहिए, तो इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे मौके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू सेल आपको मिल जाएगा। अगर आप इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट रो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक रो आपको मिल जाएगी। अगर आप इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू कॉलम आपको मिल जाएगा। अगर आप इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट शीट पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपको शीट नंबर 10 मिल जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे कॉलम, रोज, सेल्स और शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किसी भी सेल को, जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट, मार्क्स, टोटल लिख दिया। अब उसको इस सेल को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, सेल पे क्लिक किया और ओके क्लिक किया तो सेल डिलीट हो जाएगा। इस तरह से अगर हम यहाँ पे रो को डिलीट करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट, मार्क्स एंड टोटल, ये तमाम आपके सेल रो डिलीट हो जाएगी।
और उसके बाद अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है, नेम, और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जाहिद मुनीर एंड गोपाल। और उसके बाद अगर हम इस पूरे कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने डिलीट पे आना है एंड डिलीट कॉलम पे क्लिक करें, पूरा कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने डिलीट शीट पे क्लिक करना है और उसके बाद डिलीट पे आप क्लिक करेंगे तो ये शीट आपकी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, अनडू करने से भी ये वापस नहीं आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें फॉर्मेट के बारे में कि आपने फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। तो यहाँ से देखिए हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे मैंने बल्कि टेक्स्ट सेल को हम सेलेक्ट करते हैं और सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद हम बात करेंगे रोज़ हाइट के बारे में कि आप रोज़ की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हमारे पास रो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनको सेलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट पे आना है, रो हाइट पे आप आएंगे, 15 की बजाय हमसे कर लेते हैं 30, तो आप देखिए यहाँ पे रो की हाइट बढ़ जाएगी। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं या इसे दोबारा सेट करना चाहते हैं तो आपने ऑटो फिट रो पे क्लिक करें, दोबारा से जैसे पहले थी वैसे की वैसी हो जाएगी हमारे पास। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कॉलम विड्थ के बारे में। तो आपने इन तमाम सेल को आप सेलेक्ट करें, आप फॉर्मेट पे आएँ, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने कॉलम विड्थ पे आना है। कॉलम विड्थ आपके पास 8.43 है, हम इसको बढ़ा के कर लेते हैं यहाँ पे 15 कर लेते हैं और जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई आपकी बढ़ चुकी है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि कॉलम की विड्थ पहले जैसी रहे तो आप फॉर्मेट पे आ जाएं, उसके बाद आपने डिफ़ॉल्ट विड्थ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट विड्थ जो हमारे पास है वो कितनी है 8.43। तो इसके लिए हमने क्या करना है, फॉर्मेट पे आएंगे, दोबारा कॉलम विड्थ पे आएंगे और यहाँ पे दर्ज करेंगे 8.43 और एंटर प्रेस करेंगे, ये कॉलम जैसे पहले थे वैसे के वैसे हो जाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं नेम और फादर्स नेम और उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स और उसके बाद सिटी टाइप कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये तहरीक के मुताबिक ऑटो फिट हो जाए, यानी अगर तहरीक का साइज़ बढ़ा तो कॉलम का साइज़ बढ़ जाए, तहरीक का साइज़ कम हुआ तो कॉलम का साइज़ भी कम हो जाए। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। तो कॉलम देखें तहरीक के मुताबिक एडजस्ट हो गए हैं। अगर तहरीक का साइज़ बढ़ा तो कॉलम का साइज़ बढ़ गया, अगर तहरीक का साइज़ कम हुआ तो कॉलम का साइज़ भी कम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें हाइट के बारे में कि अगर आप किसी भी रो को हाइड करना चाहते हैं, जैसे रो 1, 2, 3, 4 इनको हाइड करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पे आ जाएं और आपने हाइड पे आना है। हाइड रोज़ पे क्लिक करेंगे तो आप देखें 1 से लेकर 4 तक आपकी रोज़ हाइड हो चुकी हैं। अनहाइड करना चाहते हैं तो हाइड पे क्लिक करें एंड अनहाइड रोज़ पे क्लिक करें, दोबारा रोज़ शो हो जाएगी। इस तरह कॉलम ए, बी और सी को हम हाइड करना चाहते हैं तो आपने फॉर्मेट पे आना है, हाइड पे आना है, उसके बाद आपने हाइड कॉलम पे क्लिक करना है तो ए, बी, सी कॉलम आपके पास हाइड हो चुका है। अनहाइड करना चाहते हैं तो आपने अनहाइड पे क्लिक करना है, यहाँ पे अनहाइड कॉलम पे क्लिक करें, ये दोबारा से शो हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जिसमें आ रही है वो है हाइड शीट, कि आप पूरी शीट को हाइड करना चाहते हैं। इस तरह एक शीट मैंने हाइड की, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा मैंने हाइड, यहाँ पे एक और शीट मैंने हाइड कर दी, तो इस तरह 2 शीट्स को मैं हाइड कर चुका हूँ। अनहाइड करने के लिए आपने फॉर्मेट पे आना है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें अनहाइड शीट पे और उसके बाद आपने शीट को सिलेक्ट करना है और ओके क्लिक करेंगे तो आपकी शीट अनहाइड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें रीनेम के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास शीट नंबर 10 आ रहा है या शीट नंबर 7 है हमारे पास या शीट नंबर 6 है, तो उसको रीनेम करने के लिए आपने रीनेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको नाम देते हैं और यहाँ पे हमने नाम देना है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पे कॉन्टैक्ट शीट के नाम से। तो आप देखिए यहाँ से इस तरह से हम रीनेम भी कर सकते हैं, यानी जिस शीट को आप अगर रीनेम करना चाहते हैं उस शीट को आपने ओपन करना है, उस पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने फॉर्मेट पे आना है और रीनेम पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दिया रिज़ल्ट कार्ड। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ पे पता चल सकेगा कि किस शीट में किस तरह का डाटा मौजूद है। तो इस तरह से हम रीनेम इसे कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें मूव और कॉपी शीट, कि अगर आपने एक शीट पहले से बनाई हुई और वैसी एक और शीट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने यहाँ पे मूव और कॉपी शीट का आपने यूज़ करना है कि आप सेम उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं ताकि ओरिजिनल शीट जैसे है वैसी की वैसी रहे और वैसी की एक कॉपी बन जाए। तो मूव और कॉपी शीट पे आप क्लिक करें और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं कॉन्टैक्ट शीट की यहाँ पे कॉपी, तो कॉन्टैक्ट शीट पे आप क्लिक करें,
क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करें एंड ओके। इस तरह देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट शीट 1 है और इसके बाद ये कॉन्टैक्ट शीट 2 है हमारे पास। तो ये ओरिजिनल है और ये इसकी डुप्लीकेट है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें टैब कलर के बारे में, कि अगर आपने किसी भी टैब को यहाँ पे कलर देना है, जैसे मैंने इस टैब को कलर दिया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद टैब कलर पे क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ग्रीन कलर दे दिया। तो जैसे कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि गुड कलर, न्यूट्रल कलर, नोट्स या कैलकुलेशन, तो इस तरह से आप यहाँ पे शीट को भी, टैब को भी आप कलर दे सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें प्रोटेक्ट शीट के बारे में, कि आपने शीट पे प्रोटेक्शन अप्लाई करनी है ताकि आपकी शीट के अंदर कोई भी इसमें चेंजिंग ना कर पाए, इसमें कोई भी डाटा ऐड ना कर पाए। तो इसके लिए हम प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पासवर्ड टाइप करते हैं, जैसे 1 2 3 एंटर प्रेस करते हैं, 1 2 3 एंटर प्रेस करते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ भी अगर हम राइट करेंगे तो यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, कुछ भी अगर डिलीट करेंगे तो यहाँ से डिलीट भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप यहाँ प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। फाइल ओपन ज़रूर होगी, पढ़ी ज़रूर जाएगी, मगर इसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करें, पासवर्ड 1 2 3 हम टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ये अप्लाई हो गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कमांड में बात करेंगे इसमें ऑटो सम के बारे में, कि ऑटो सम हमने किस तरह से अप्लाई करना है इसमें। कि जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ टाइप कर ली, जैसे 500, 200, 500, 400, इन सबको अगर आप जमा करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे ऑटो सम पे आना है, सम पे क्लिक करें, एंटर प्रेस करें, तो आप देखिए यहाँ पे 2100 इसमें जवाब इसमें आ रहा है। और उसके साथ और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे यहाँ पे एवरेज है, आप यहाँ पे एंटर प्रेस करें तो इसमें एवरेज हमारे पास 420 इसमें आ रही है। और इसी तरह से फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें काउंट नंबर्स के टोटल नंबर्स हमारे पास कितने 5 हैं। किसी एक नंबर को हम डिलीट करें तो यहाँ पे टोटल हमारे पास नंबर हो जाएंगे 4। तो इस तरह से आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं कि आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैक्सिमम की सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, तो यहाँ 500 सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे छोटी वैल्यू अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिनिमम पे क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 200 हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू है। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें फिल के बारे में, कि आपने यहाँ पे कोई भी डाटा यहाँ पे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम अगर आप फिल करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फाल्कन लिखा, फाल्कन टाइप करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट फाल्कन ही फिल हो, तो आपने नेम के साथ बाकी उन तमाम सेल को सिलेक्ट कर लें जिनमें आप फाल्कन लिखना चाहते हैं। आप राइट पे क्लिक करें, देखिए फाल्कन राइट की तरफ फिल हो गया। इसी तरह से इसको हम सेलेक्ट करके नीचे की तरफ लेके आते हैं। आपने फिल पे आना है, फिल पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं इसमें, आप डाउन पे, तो डाउन की तरफ फिल हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ फिल होगा, अगर राइट करेंगे तो राइट की तरफ, और टॉप करेंगे टॉप की तरफ, और बॉटम को बॉटम की तरफ हम इसे कर सकते हैं। और एक इसमें और कमांड इसमें आ रही है सीरियस फिल के बारे में बात करेंगे कि सीरियस फिल क्या होती है। फर्स्ट कीजिए कि आपने यहाँ पे टाइप किया जून, और जून टाइप करने के बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पर जून के बाद जितने मंथ इसमें आते हैं वो ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएं। तो आप सीरीज़ पे क्लिक करें, फिर आपने ऑटो फिल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। तो आप देखें बाकी इसमें मंथ ऑटोमेटिक फिल हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद बाकी डेज जितने भी वो यहाँ पे खुद ब खुद फिल होने चाहिए। तो आप फिल पे आ जाएँ, सीरीज फिल पे क्लिक करें, ऑटो फिल पे क्लिक करें एंड ओके क्लिक करें, तो इसमें देखें बाकी डेज़ के नाम खुद ब खुद फिल हो गए। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 2020 टाइप करते हैं और 2020 टाइप करने के बाद आप अगर इसको यहाँ पे फिल करते हैं, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे 20 के बाद अगर आपने यहाँ पे इसको फिल किया हुआ है और उसके बाद आप यहाँ पे सीरीज फिल पे क्लिक करते हैं, फिल एंड सीरीज फिल, और उसके बाद ऑटो फिल करते हैं, तो यहाँ पे देखें 2020 के बाद 21 नहीं आएगा, क्योंकि 2020 की चीज़ के प्राइस भी हो सकते हैं। तो हमें कंप्यूटर को हिंट देनी पड़ती है कि 2020 के बाद हम यहाँ पे 2021 लाना चाहते हैं। और इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी ईयर्स हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो आएंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएंगे। जैसे 2020 के बाद 2031 तक इसमें आ रहे हैं। तो इस तरह से भी आप फिल कर सकते हैं। इसका दूसरा आसान तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे संडे टाइप किया और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। इस तरह आपने यहाँ पे 1 और 2 टाइप किया, इन दोनों को सिलेक्ट करें, इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका। तो इतना कर लेने के बाद आगे हम बात करेंगे इसमें क्लियर के बारे में, कि आपने तमाम सेल को आपने सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे कलर फिल किया और उसके बाद आपने यहाँ पे इसका फाउंड साइज़ आपने चेंज किया
और अगर हम क्लियर पे क्लिक करते हैं और ऑल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सारा डाटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अंडू करते हैं, दोबारा से वापस लेके आते हैं। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लियर पे क्लिक करने के बाद क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कलर स्कीम आपकी रिमूव हो जाएगी। एक बार फिर से हम अंडू करते हैं, फिर क्लियर पे क्लिक करने के बाद क्लियर कंटेंट्स करेंगे तो क्या होगा, तहरीर डिलीट हो जाएगी मगर कलर स्कीम डिलीट नहीं होगी। तो इसी तरह से कमेंट्स और हाइपर लिंक को भी हम डिलीट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट कमांड में हम बात करेंगे इसमें सॉर्ट के बारे में, A to Z या Z to A की तरफ डाटा हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जाहिद, ज़ीशान, माजिद, राशिद, काशिफ, जावेद, असद, अली, अनिल, और यहाँ पे टाइप करते हैं गोपाल एंड माजिद एंड बासत एंड चांद एंड दीपक। अब हम चाहते हैं कि डाटा हम तरतीब देना चाहते हैं यहाँ पे A to Z की तरफ, तो इनको आप सेलेक्ट करें। आपने सॉर्ट पे आना है, सॉर्ट A to Z कर लें तो यहाँ हम देखें सबसे ऊपर A वाले नाम और लास्ट में Z वाले नेम आएंगे। फिर हम क्लिक करते हैं सॉर्ट और उसके बाद Z to A, तो डाटा देखिए आपका Z to A की तरफ इसमें आ जाएगा। इस तरह से आप सॉर्ट इसमें कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इसमें फाइंड के बारे में कि अगर आप फाइंड पे क्लिक करते हैं, फाइंड पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ज़ीशान, और उसके बाद जैसे हम फाइंड पे क्लिक करते हैं ज़ीशान जहाँ भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। और इसे रिप्लेस करना चाहते हैं ज़ीशान को, किसके बदले हम यहाँ पे यासर खान के बदले चेंज करना चाहते हैं, तो हमने रिप्लेस पे क्लिक किया तो एक जगह तब्दीली होगी। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ ज़ीशान लिखा होगा ओपन फाइल में वहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी। तो रिप्लेस करते हैं तो आप देखें ज़ीशान की बजाय यहाँ पे यासर खान लिखा गया। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है गो टू, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मूलाज के बारे में, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट्स और उसके बाद डाटा वैलिडेशन। ये कुछ कमांड ऐसी हैं जो हम कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अगर आप फॉर्मूलाज पे जाना चाहते हैं तो सिर्फ आपने फॉर्मूलाज पे क्लिक करना है, तो आपके फॉर्मूला जहाँ जहाँ भी ऐड होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ टाइप कर ली और उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला इसमें ऐड कर लिया। जैसे एक फार्मूला ये है हमारे पास, और फिर इसके बाद दूसरा फार्मूला ये है हमारे पास, फिर मैंने यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ इसमें टाइप कर ली, और यहाँ पे तीसरा फार्मूला हमारे पास ये वाला आ गया। तो 3 फार्मूलाज हमारे पास हैं। हम फार्मूलाज पे जाना चाहते हैं तो जैसे हमने फार्मूलाज पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे जहाँ जहाँ फार्मूलाज लिखे हुए थे वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। अगर आप सिर्फ वैल्यूज़ पे जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कांस्टेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए सिर्फ आपकी वैल्यू सेलेक्ट हो रही है मगर फार्मूला आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इन कमांड को यूज़ करते हुए आप डाटा वैलिडेशन पे, कांस्टेंट्स पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप जा सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने डाटा वैलिडेशन और उसके बाद कमेंट्स के बारे में अभी नहीं पढ़ा, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर MS एक्सेल के बारे में, जिसमें मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम आपको इस लेक्चर में मैं पढ़ा दूँ। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसमें इंसर्ट और पेज लेआउट के बारे में। इस लेक्चर से रेलेवेंट अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।